1857 का वो संग्राम जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर भी फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। तो आज की वीडियो हम जानेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कि कौन कौन से वो योद्धा थे जिसके नेतृत्व में ये संग्राम हुआ था, और जानेंगे कि कैसे एक विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत पर बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलाया गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं हो चुकी थी। जैसा कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल के चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपला किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइज आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विरोध भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का और बिहार में संथालों का और ओडिशा में गोंड्स का और खोंड्स जनजाति का विरोध अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेज के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में शुरू हुआ। तो शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का था, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विरोध की प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, जैसे किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई थी। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशज को लाल किले में रहने की पाबंदी लगाई गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, और जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार रहता था, अब विद्रोह बन गया। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिम सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया। अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपना पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय साम्राज्य में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ था। भारी टैक्स और राजस्व संग्रह के कड़े नियम के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकार का कर चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था, इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन के निर्मित उत्पादों पर पट गया। इससे भारतीय का स्थानीय कपड़ा उद्योग खासतौर पर तबाह हो गया और भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। भारत में ब्रिटिश सेना ने 87% से ज़्यादा भारतीय सैनिक थे
उनको ब्रिटिश सैनिक की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफ़ी दूर रहकर सेवा देनी पड़ती थी और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिक को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र काला पानी पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम का शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। 1857 के विरोध के तत्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगाई गई है। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी और ये राइफलें 1853 की राइफलें के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरोध में एक विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को तिल LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिक को नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार का सायंकाल 5 से 6 बजे के मध्य में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी ने 20 NI विरोध में शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LC में विद्रोह फैल गया और इन विद्रोहों ने अधिकारी के ऊपर गोली चलाई। मंगल पांडे ने हीर से की गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और 9 मई को मेरठ में 85 सैनिक ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई और 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े और 11 मई को मेरठ क्रांतिकारियों ने सैनिक ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया और 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हंटसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान एवं एक पोते मिर्जा अबकरू को गोली मरवा दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिक द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंसी हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउंट्रे ने लखनऊ को दबाने का भरकस प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 ईस्वी में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रांति का असर सितंबर तक रहा। 1857 का संग्राम 1 साल से ज़्यादा समय तक चला और इस 1858 के मध्य में कुचला गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा की कि विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया है। बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया था, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खासतौर पर 2 आप क्षेत्र में इसका असर रहा और दक्षिण के प्रांतों में इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्य ने विरोध का समर्थन नहीं किया। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था और नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके और इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोहियों क्रांतिकारियों के पास
ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्होंने अगले क्षण क्या करना है और क्या नहीं यह भी निश्चय नहीं था। वे मात्र भावावेश में और परिस्थिति बस आगे बढ़ रहे थे। सैनिक दुर्बलता के कारण विरोध की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस ब्रदर, निकोलसन, हेवलॉक, आउट्रम, एडवर्ड जैसे कुशल सेना नायक थे। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न पैसा। उसके उलट ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक मंत्रालय परिषद बुलाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करना था तथा 7 को कोर्ट ऑफ हाई डायरेक्टर द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकारा गया। 1857 का विरोध इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ था। ये थी 1857 की संग्राम की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।